चलो ऑनलाइन सभी को आवाज आ रही है ना, एक बार कंफर्म कर दो बस, तो स्टार्ट कर रहे हैं। यस सर। ठीक है, देखो पहले तो ये जो डाउट है पहले ये क्लियर करता हूँ, ठीक है, उसके बाद फिर आगे बताता हूँ। सबसे पहली चीज तो जब आपके पास क्लास इंटरवल गिवन होगी और उसके बाद आपको मोड फाइंड आउट करना होगा, तो देखो सबसे पहला काम तो हमें यहाँ पर देखना है क्लास इंटरवल का मतलब है आपके पास रेंज होगी ए से लेके बी तक, देन एक रेंज होगी बी टू सी, देन एक रेंज होगी सी टू डी, देन डी टू ई, कुछ ऐसे करके आपके पास यहाँ रेंज गिवन हो सकती है। आपके पास यहाँ पे कुछ नंबर्स होंगे जैसे कि 1 4 7 9, ये सीरीज आपकी एक्स सीरीज कहलाई जाएगी एंड देन ये आपकी फ्रीक्वेंसी कहलाई जाएगी। तो इसके अकॉर्डिंगली हमारे पास मोड की डेफिनेशन ये थी, जिस भी क्लास इंटरवल में या जिस भी एक्स वैल्यू की फ्रीक्वेंसी सबसे हाईएस्ट जिसकी भी होगी वो आपका मोड कहलाया जाएगा या फिर वो ऑब्जर्वेशन मोड कहलाई जाएगी। इस केस में हमारे पास ये वाला एक रेंज है जहाँ पे कोई ये रेंज होगी डी टू ई और इसकी जो फ्रीक्वेंसी हमें गिवन है वो 9 गिवन है। इस पूरी सीरीज में 9 से ज़्यादा फ्रीक्वेंसी नहीं है, तो ये जो क्लास इंटरवल है डी से लेके ई तक, इस क्लास इंटरवल को बोला जाता है मॉडल क्लास। ठीक है, यहाँ पर एक एग्जैक्ट नंबर ना पता चल के एक मोड की पूरी कंप्लीट क्लास पता चलती है जिसे हम मॉडल क्लास बोल रहे हैं। ठीक है, अब इसके अलावा अगर हम बात करें मीडियन फॉर कंटिन्यूस सीरीज की, हाँ जी, सर आपने अभी आपने इसमें बोला जो इसमें हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होगी तो उसकी जो क्लास इंटरवल होगी वही हमारा मॉडल है। हाँ मॉडल क्लास, हाँ तो फिर जैसा हम अगर जब इसको प्रोग्रामिंग ही नहीं करेंगे तब भी इसका जो मॉडल है वो ये क्लास इंटरवल ही आएगा। जब हम क्या करेंगे प्रोग्रामिंग में इसको करेंगे। प्रोग्रामिंग में, अच्छा हाँ, तो वहां पर भी इंटरवल ही आएगा। ओके। इसके बाद फर्दर आपके पास जितने भी फैक्टर्स बचे हैं उन सभी फैक्टर्स को देन आपको फाइंड करना पड़ेगा। तो आप यहाँ पर n/2 यानी कि लास्ट टर्म आपके पास यहाँ पे कितनी आ गई 100 सम ऑफ फ्रीक्वेंसी, तो n/2 का मतलब होगा 100/2। अब देखो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जैसे यहाँ पर लिखी है, तो मैंने आप सभी को इसको रीड करने का मेथड बताया था कि हम डेटा रीड कैसे कर रहे हैं। कि हमारे पास जो ये फ्रीक्वेंसी है इसमें 0 से लेके 10 तक ऑब्जर्वेशन 4 टाइम्स आई है, 10 से लेके 20 तक ऑब्जर्वेशन और उससे लेसर 13 टाइम्स आई है, 20 to 30 एंड लेसर देन 20 to 30 34 टाइम्स आए हैं। तो अगर मैं यहाँ पे 50th टर्म फाइंड आउट करना चाहता हूँ तो इस रेंज के अकॉर्डिंग 50 जो नंबर है वो किस नंबर के अंडर में लाया करेगा, तो देखो 34 के तो बाद में आएगा और 71 से पहले आएगा, यानी कि इन दोनों रेंज के इन बिटवीन कहीं पे 50 नंबर एग्जिस्ट करता होगा। तो अब यहाँ पे हम फ्रीक्वेंसी यूज कर रहे हैं लेस देन क्यूमुलेटिव, तो लेस देन का मतलब है कि जो ये वाली क्लास इंटरवल रेंज होगी यहाँ पर हमारा 50th टर्म लाई करेगा इस इंटरवल में। ठीक है,
तो अब ये जो इंटरवल आपके पास आया, यहाँ से आपको फॉर्मूला में क्या क्या कंसिडर करना है, लोअर लिमिट, क्लास इंटरवल, फ्रीक्वेंसी, ये तीनों चीजें आपको इसी रेंज से कंसिडर करनी है। अब आपके पास क्या क्या वैल्यूज बची, आपके पास एक यहाँ पे वैल्यू है n/2 टर्म, तो आप डायरेक्टली उसको यहाँ पे 50 रखेंगे। नेक्स्ट सेकंड आपके पास बचा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। आप ये जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है ये एक लेसर कंसिडर करेंगे हमेशा, ये वाली। अब यहाँ पे सारी वैल्यूज हमें फॉर्मूला से मिल चुकी है। फ्रीक्वेंसी हो जाएगा 37, क्लास इंटरवल 10 का है, और क्या नाम है, लोअर लिमिट आपके पास ये 30 दे रखी है, n/2 की वैल्यू 50 आई, ये रही। ठीक है, तो इस तरीके से आप फॉर्मूला पे यहाँ पे वैल्यू पुट्स कर देना। यहाँ तक क्लियर है सभी को? फिर उसके बाद पिछली क्लास में हमने स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर इंडिविजुअल सीरीज, ये पूरा पूरा पढ़ लिया था, फॉर्मूला कंप्लीट हो गया था इसका। तो ये सिग्मा इक्वल्स टू x माइनस एक्स बार अपॉन n, इसका होल स्क्वायर, देन ये समीशन, और ये अंडर रूट, यही पढ़ा था ना? क्लियर है यहाँ तक? तो अब ये भी पढ़ा था फिर हमने साथ में कि अगर स्टैंडर्ड डेविएशन इस तरीके से आएगा तो वेरिएंस कैसे डिफाइन करेंगे। जो भी स्टैंडर्ड डेविएशन है इसका होल स्क्वायर करना है, तो आपको यहाँ पे मिलेगा समीशन x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर डिवाइड बाय n, और ये अंडर रूट था ना, तो इस पूरी टर्म का स्क्वायर करना है। तो आपके पास ये स्क्वायर से ये अंडर रूट हट जाएगा, तो आपके पास रिमेनिंग वैल्यू बचेगी सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल्स टू समीशन x माइनस एक्स बार डिवाइड बाय n, एंड न्यूमरेटर का होल स्क्वायर है। ठीक है, तो ये आपका वेरिएंस आएगा। यहाँ तक तो क्लियर है? अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट टाइप की सीरीज पे, जो कि है डिस्क्रीट सीरीज। एक चीज पूछनी थी। हाँ हेलो। हाँ जी, गुड आफ्टरनून। गुड। ये जो अपन ने कल अपने जो मीडियन का जो पढ़ा था ना, तो इसमें मीडियन का जो इवन टर्म है, इवन टर्म जो होती है, इसके अंदर का जो फॉर्मूला है वो भी n+1 से निकाल सकते हैं अपन। इवन टर्म्स अगर गिवन होगी तो हाँ नहीं, फॉर्मूला जो बताया है उसके लिए वही एप्लीकेबल है, सेम। मतलब ये सिर्फ इंडिविजुअल सीरीज में तो यूज होगा ना, मतलब लेकिन हाँ मतलब n/2 टर्म प्लस n/2 टर्म डिवाइड बाय 2 ना। हाँ, वो उस पे होगा इंडिविजुअल सीरीज के इवन नंबर पे। ओके ठीक है। ठीक, देखो मेरे को एक बार देखना पड़ेगा लास्ट क्लास में मैंने आपको नोटेशन क्या लिखवाया है, फिर आप बोलोगे पिछली क्लास में अलग लिखा था, अभी अलग लिखा है। एक्स आई माइनस एक्स बार डिवाइड बाय, ठीक है ठीक है। चलो देखो, डिस्क्रीट सीरीज को हम कंसिडर करते हैं एज ग्रुप्ड डेटा। ग्रुप्ड डेटा मींस कि आपके पास यहाँ पे एसोसिएटेड होंगी फ्रीक्वेंसीज हर एक टर्म के साथ। अगर मैं सिंपल टर्म्स में पहले यहाँ पर अगर स्टैंडर्ड डेविएशन डिफाइन कर रहा हूँ, तो मैं डायरेक्टली लिखूंगा फॉर्मूला, वो जो कि है समीशन फ्रॉम i1 टू, मैं यहाँ पे अभी k लिख रहा हूँ क्योंकि मैं यहाँ पे n इस्तेमाल कर रहा था, तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर, ये मल्टीप्लाई होगा अब फ्रीक्वेंसी से, और ये डिवाइड होगा एफ आई, जिसको मैं यहाँ पे रिप्लेस करना चाहता हूँ कैपिटल एन से। ठीक है,
तो इसका मीनिंग क्या होगा कि भाई ये जो पूरी टर्म है, अभी तक इंडिविजुअल सीरीज में हम इतना काम ऑलरेडी करते हुए आ रहे थे। अब आपको एक स्टेप और ऐड करना है, वो ये है कि आपको फ्रीक्वेंसी भी मल्टीप्लाई करनी है हर एक इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन से। साथ के साथ लास्ट टाइम इंडिविजुअल सीरीज में आप यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स या फिर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस लिख रहे थे स्मॉल एन से, इसीलिए मैंने यहाँ सबमिशन में के का इस्तेमाल किया है, ठीक है, ताकि कंफ्यूजन ना हो। अभी हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, अभी हम यहाँ पे कैपिटल एन जो कि है सम, किसका, फ्रीक्वेंसी का सम फाइंड आउट करेंगे। अब इसका मीनिंग क्या होगा, एक एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं। उससे पहले अगर साथ के साथ मैं बताऊं कि वेरिएंस अगर मुझे डिफाइन करना है तो इसी फॉर्मूला में बस छोटा सा चेंज होगा। वेरिएंस को मैं लिखूंगा सिग्मा स्क्वायर, और स्क्वायर करूंगा तो जो ये अंडर रूट टर्म्स है वो हट जाएगी। बाकी सारा फॉर्मूला वेरिएंस के लिए भी सेम ही रहेगा, ठीक है। तो डिस्क्रीट सीरीज लिखते हैं कोई। ठीक है, तो अभी सबसे पहला काम तो मेरे पास है, इस फॉर्मूला तक पहुंचने के लिए पहले मुझे मीन चाहिए एक्स सीरीज का, उसके बाद आगे फर्दर काम कंटिन्यू होगा। तो मीन निकालने के लिए मैं इसको डिवाइड कर देता हूँ। मीन निकालने के लिए एक्स आई एफ आई डिवाइड बाय एफ आई, ये पूरी टर्म्स का समीशन ऐसे पढ़ा था, ठीक है। तो पहले तो मुझे यहाँ पे मीन कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो मैं पहले तो एक्स आई एफ आई कैलकुलेट करता हूँ, तो ये आएगा 50 then summation of xi fi, और ये टर्म कहलाएगी कैपिटल एन या समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी, जो कि होने वाला है ये है 30। 350 तो नहीं आ रहा, 355 सॉरी, एक बार चेक करो तो 455 आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ से अब हमें कैलकुलेट करना है 455 डिवाइड बाय 30। एक्स बार आ गया 15.16, ठीक है। हम थोड़ा कैलकुलेशन इजी रखने के लिए एक्स बार हम 15 ही कंसिडर करके चलते हैं, ठीक है। तो अब हम कैलकुलेट करते हैं एक्स आई माइनस एक्स बार, जहां पे हम ऐसा मान रहे हैं एक्स बार हमारा 15 आया। तो 5 माइनस 15 माइनस 10, ये होगा -5 है। ठीक है, देन हमें कैलकुलेट करना है एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर, तो ये होगा 100 25।
475 होगा, देखो। अच्छा अभी नहीं निकालना, अभी सब नहीं करना, रुको। क्यों नहीं करना? क्योंकि हमें एक और टर्म चाहिए जो कि होगी एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय फ्रीक्वेंसी। क्योंकि हमें न्यूमरेटर टर्म अगर हम देखें तो न्यूमरेटर टर्म में इतना तो कैलकुलेट हो गया, मल्टीप्लाइड बाय फ्रीक्वेंसी भी चाहिए। ठीक है, तो 10 मल्टीप्लाइड बाय 100, 25 इंटू 2 हो गया 50, 0 175, 500, 450। 450. Two 175. ठीक है, ये टर्म आपकी क्या कहलाई जाएगी? समीशन ऑफ एक्स आई माइनस एक्स बार मल्टीप्लाइड बाय एफ आई। ठीक है, अब यहाँ पे एक एक करके वैल्यू पुटअप करते हैं। न्यूमरेटर टर्म 2175 और सम ऑफ फ्रीक्वेंसी हमारे पास है 30। ठीक है, अंडर रूट टर्म्स में आएगा सारा। अब ये हमें कैलकुलेट करके लिखना है। 74.5 2.5. सॉल्व करके पूरा। इससे रूट अंदर का रूट पर जाना पड़ेगा. 7 then 2 8.5. क्या कह रहे हो? 7 2.5 रूट आया. अब इसका आंसर आएगा 8.5. अच्छा 8.5 रुपये। ठीक है, और ये 72.5 है। ठीक है, ठीक है, ये आएगा स्टैंडर्ड डेविएशन। वेरिएंस निकालना है तो वेरिएंस वैल्यू आपकी ये आ जाएगी। ठीक है, 72.5 ये वेरिएंस हो जाएगा। ठीक है, फॉर्मूला कैसे यूज करना है पता चला। अगर मैं ऐसा बोल दूं कि कंटिन्यूअस सीरीज भी जो होती है वो भी ग्रुप्ड डेटा है। जो भी हमें इंटरवल दी जाएगी ए टू बी। हेलो हाँ जी, सर, ये एक्चुअली वो क्वेश्चन था कि इसमें XIFI क्यों निकाला? क्या कह रहे हो? कि हमने इसमें XIFI निकाला ना स्टार्टिंग में, हाँ, तो वो क्यों निकाला है? मतलब मीन कैलकुलेट करने के लिए ये वाली वैल्यू। फॉर्मूला में हमें ये गिवन है ना कि मुझे एक एक इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन को अपने मीन से माइनस करना है। तो मेरे पास यहाँ पर शुरुआत में बस यही दो वैल्यू थी, x और f। तो मुझे यहाँ से मीन निकालने के लिए क्या क्या चाहिए? एक्स आई एफ आई डिवाइड बाय एफ आई, इसका सबमिशन। तो अगर मैं कहता हूँ कि कॉन्टिन्यूस सीरीज में कुछ ऐसे इंटरवल होंगे तो क्या मैंने एक फॉर्मूला सीखा है एक्स आई का
जिसे बोला जाता है क्लास मार्क्स। तो यहाँ मैं अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइड बाय 2 से xi कैलकुलेट कर लूँगा, और सेम फॉर्मूला जो अभी हमने ऊपर लिखा वो फिर सेम फॉर्मूला एप्लीकेबल होगा स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए भी और वेरिएंस के लिए भी। ठीक है, बस एक स्टेप बढ़ जाएगा यहाँ पर आपका, बाकी सब कुछ सेम है। ठीक है, यहाँ तक कोई भी डाउट, कुछ पूछना है तो बताओ किसी को भी। आगे कंटिन्यू करें अब। चलो, अब हम मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी का एक और टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। हमारा जो अभी नेक्स्ट टॉपिक है वो एक्चुअल में 3 टॉपिक्स हैं। ये तीनों टॉपिक एक साथ ही स्टडी किए जाते हैं क्योंकि सिमिलर कॉन्सेप्ट्स एंड फंडामेंटल में काम करते हैं तीनों, जिसका नाम है क्वार्टाइल, डिसाइल और परसेंटाइल। ठीक है, ये तीनों अलग अलग टॉपिक हैं, बस ये सेम तरीके से सेम फंडामेंटल पे वर्क करते हैं, इसलिए एक साथ पढ़ते हैं इन्हें। ठीक है, ऐसा जरूरी नहीं है हमेशा क्वार्टाइल निकाला है तो डिसाइल भी निकालना पड़ेगा, परसेंटाइल भी निकालना पड़ेगा। सपोज मैं यहाँ पे क्या कहता हूँ कि हमने स्टार्टिंग में कॉन्सेप्ट पढ़ा था पॉपुलेशन एंड सैंपल का। अगर मैं कहता हूँ कि ये मेरा पूरा स्टैक है जहाँ पे मेरी सारी इंफॉर्मेशन आके स्टोर हुई है, ठीक है, तो इस पूरे स्टैक को मैं यहाँ पे कंसिडर कर रहा था एक पॉपुलेशन स्टार्टिंग से एंडिंग तक। अगर मेरे पास यहाँ पर एक काम कर दिया जाए, वो काम ये है कि मैं ये पूरे स्टैक को एक ऑर्डर वाइज अरेंज कर दूँ, तो या तो ये हो सकता है कि मेरे पास एक मिनिमम पॉइंट यहाँ स्टार्टिंग में मिल जाएगा और एक मैक्सिमम पॉइंट मुझे यहाँ पर एंडिंग में मिल जाएगा, और अगर डिसेंडिंग ऑर्डर करूंगा तो इसका उल्टा होगा। लेकिन ये है कि दोनों एंड पे मिनिमम मैक्सिमम पॉइंट होंगे ही होंगे। अगर मैं बोलूं कि मैं इस डेटा पे स्टडी करना चाहता हूं, जहां पर 2 तरीके से स्टडी होगी। फर्स्ट इज कि आप कंप्लीटली पूरी पॉपुलेशन के लिए स्टडी करें, एक ऐसी बात बताएं या ऐसा कुछ पॉइंट जज करें जो पूरी पॉपुलेशन के लिए सच है। और एक आपके पास केस हो सकता है कि आप यहाँ पर इंडिविजुअली अलग अलग कई सारे सैंपल्स को क्रिएट कर सकते हो, जिस सैंपल्स के बेसिस पे आप अलग अलग स्टेटिस्टिकल फंक्शंस को पढ़ो। आपका कोई सैंपल नंबर 1 हो सकता है, सैंपल 2 डॉट 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 लास्टली आपका n नंबर ऑफ सैंपल्स, डिपेंड करता है कि आपको पर्टिकुलरली क्या चाहिए। ठीक है, तो हमारे पास एक मेथड आता है जहां पर अगर आपका डेटा बहुत ज़्यादा वाइडली स्प्रेडेड नहीं है तो हम वहां पर स्टडी करते हैं एक पॉइंट की जिसे बोला जाता है क्वार्टाइल। क्वार्टाइल में जो हमारे पास ये वर्ड है क्वार, इस क्वार वर्ड का मीनिंग होता है 4। ठीक है, तो हम यहाँ क्वार्टाइल में क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं डेटा को बाय 4 इक्वल डिस्टेंस। आप डिस्टेंस बोल दो, पॉइंट्स बोल दो, या कोई अदर कुछ भी आप बोल दो, लेकिन हमारा लेमन लैंग्वेज में हमें समझना है आपका डेटा 4 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा, और उन 4 पार्ट्स की अब आपकी मर्जी है, या तो आप डिफरेंट अलग अलग स्टडी कीजिए, चाहे आप कलेक्टिव बेसिस पे स्टडी कीजिए, या फिर आप इन चारों पार्ट्स को आपस में कंपेयर कीजिए स्टडी करने के बाद। वो डिपेंड करता है कि हमें यहाँ पे एक्चुअली स्टडी करनी किस चीज़ की है। ठीक है, कई बार आपने मतलब ऐसे सुना होगा 1/4 ऑफ द पॉपुलेशन ऐसे स्टेटमेंट करके, तो 1/4 का मतलब यही है कि मैंने पूरी पॉपुलेशन का फर्स्ट क्वार्टाइल स्टडी किया, या सेकंड क्वार्टाइल किया, थर्ड क्वार्टाइल किया, फोर्थ क्वार्टाइल किया। ऐसे केसेस में अगर मैं कहता हूं कि मेरे पास कुछ ये अगर पॉपुलेशन है और मुझे इस पॉपुलेशन को डिवाइड करना है 4 पार्ट्स में, तो कंपल्सरी है कि ये अगर मिनिमम पॉइंट मैं कंसिडर कर रहा हूँ और ये वाला मैं मैक्सिमम पॉइंट कंसिडर कर रहा हूँ,
तो मुझे कितने पॉइंट्स और चाहिए कि ये डेटा 4 पार्ट्स में डिवाइड हो जाए? 3 पॉइंट्स निकालूं, 4 निकालूं या 5 निकालूं? तो क्या मैं कह सकता हूं कि अगर मेरे पास एक मिनिमम और मैक्सिमम पॉइंट ऑलरेडी है, तो उस केस में मुझे यहाँ पे चाहिए होगा एक पॉइंट जिसको मैं बोलूँगा क्वार्टाइल फर्स्ट, देन मुझे चाहिए होगा एक सेकंड पॉइंट एज अ क्वार्टाइल सेकंड एंड एक थर्ड पॉइंट जो कि होगा क्वार्टाइल थर्ड। ये 3 पॉइंट्स अगर मुझे मिल गए तो मुझे पता चलेगा कि मेरे डेटा से कौन-कौन सी एग्जैक्ट वो नंबर वैल्यूज़ हैं जिसके बेसिस पे मैं अपने डेटा को डिवाइड कर दूँगा 4 इक्वल पार्ट्स में। जो कि आप या तो फिर क्या करोगे, अगर ये पूरा आपका कंप्लीट डेटा था तो आपके पास ऑब्टेन होंगे 4 पार्ट्स जिसको सैंपल भी कंसीडर कर सकते हो या फिर एक ही सैंपल के 4 डिफरेंट पार्ट्स कंसीडर कर सकते हो। ठीक है? अब क्योंकि यहाँ पे क्वार मीन्स 4 है तो आपने 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया बेस्ड अपॉन सम पॉइंट एंड देन उसके बाद अपनी फर्दर स्टडीज कंटिन्यू करी। अगर मैं कहता हूँ कि मैं यहाँ पे टॉपिक पढ़ने वाला हूँ जिसका नाम होगा डिसाइल्स, जहां पर जो वर्ड है DEC डेक, डेक का मतलब होता है 10, तो डिसाइल्स में मैं अपने डेटा को 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता हूं। तो मेरे पास अगर ये कोई भी पॉपुलेशन है तो मैं कह सकता हूं कि मेरे पास एक मिनिमम पॉइंट हो गया, एक मैक्सिमम पॉइंट हो गया एंड आफ्टर दैट मेरे पास यहाँ पे कुछ पॉइंट्स होंगे लाइक D1, D2, ऐसे करते करते लास्ट D9 तक मेरे पास पॉइंट्स होने चाहिए, तब मैं जाके कह सकता हूँ कि हाँ मेरा डेटा 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो गया। और हमें डिसाइड कब चाहिए होंगे? जब डेटा बड़ा होगा। ठीक है? अगर मान लो मैं यहाँ पर डिसाइल्स की जगह ऐसा बोलने लगूं कि मैं स्टडी करता हूँ परसेंटाइल की, तो यहाँ पर जो वर्ड है PERC, पर्स का मतलब होता है 100 पार्ट्स। आप अपने डेटा को 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, देन उसके बाद कोई स्टडी आगे फर्दर कंटिन्यू करते हैं। तो अगर मैं कह सकता हूँ कि मेरे पास ये स्टार्टिंग टू एंडिंग पॉइंट है जो कि होगा मिनिमम टू मैक्सिमम, तो परसेंटाइल 1, परसेंटाइल 2 से लेके अप टू लास्ट मेरे पास परसेंटाइल 99 तक पॉइंट्स होंगे। ठीक है? क्लियर है ये चीज? तो जैसे मैंने बोला यहाँ पर जो फंडामेंटल है वो तो सेम है, हमारे पास फॉर्मूलाज अलग होंगे और नंबर ऑफ पॉइंट्स अलग होंगे। अब जैसे अभी तक आपको ऐसा लिखा हुआ मिलता आया है कि आपको आपके डेटा की समरी प्रोवाइड करनी होती है, तो समरी के टाइम पर आप मीन, मीडियन, मोड, स्टैंडर्ड डेविएशन ये सब चीजें प्रोवाइड करते हैं। अगर आपसे बोला जाए कि आपको क्वार्टाइल स्टडी करनी है और डेटा की समरी प्रोवाइड करनी है, तो कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको यहाँ प्रोवाइड करने होते हैं, जिसमें से आधे तो मैं अभी बताता हूँ और बचे हुए आधे मैं पहले ये तीनों टॉपिक खत्म करके उसके बाद बताऊंगा जो सेम तरीके से काम करते हैं। ऐसा मैंने क्यों बोला कि जब भी आप समरी प्रोवाइड करोगे आपको कुछ इस तरीके से, सपोज मैं यहाँ पे अगर स्टडी करता हूँ क्वार्टाइल्स की, तो मुझे एक तो बताना है मिनिमम पॉइंट, एक तो मुझे बताना है मैक्सिमम पॉइंट, मुझे बताना है कितने पॉइंट्स आए हैं मेरे पास, क्वार्टाइल फर्स्ट, क्वार्टाइल 2 और क्वार्टाइल थर्ड, 3 पॉइंट्स आए। इसके अलावा जो मैं आपको बोल रहा हूँ जो मैं बाद में बताऊंगा, वो हमारे पास कुछ वर्ड्स होते हैं जैसे कि इंटर क्वार्टाइल रेंज, एक होता है क्वार्टाइल डेविएशन, एक होता है क्वार्टाइल कोफिशिएंट,
ठीक है। कुछ इस तरीके से आपको ये सारे पॉइंट्स बताते हुए समरी देनी होंगी। अगर मान लो मैं डिसाइल्स की बात करता हूँ, मिनिमम मैक्सिमम पॉइंट सेम है, डिसाइल 1 to 9 पॉइंट्स हो गए, इंटर डिसाइल रेंज, डिसाइल डेविएशन और डिसाइल कोफिशिएंट। ठीक है, ऐसे करके आपको यहाँ पर कुछ वैल्यूज बतानी होंगी। तो पहले तो हम यहाँ पर जो फर्स्ट पार्ट है वो कंटिन्यू करते हैं, जहाँ पर हम ये पॉइंट्स फाइंड आउट करना सीखेंगे। जब हमारे पास पॉइंट्स आ जाएंगे तो हमें फिर आसानी से समझ आएगा कि ये सारी जो समरीज है ये क्या है और कैसे यूज करनी है। ठीक है, तो हम सबसे पहला काम, पहले हम स्टडी करने जाते हैं क्वार्टाइल 4 इंडिविजुअल सीरीज। ठीक है, इंडिविजुअल सीरीज के लिए क्वार्टाइल्स कैसे फाइंड किया जाता है। अब यहाँ पे जो तीनों की तीनों सीरीज है ना, वो क्वार्टाइल के लिए कहने का मतलब क्वार्टाइल्स फॉर इंडिविजुअल अलग है, क्वार्टाइल फॉर डिसाइल अलग है, परसेंटाइल अलग है, और कहने का मतलब क्वार्टाइल, परसेंटाइल, डिसाइल 3 सीरीज और इंडिविजुअल, डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस ये तीनों सीरीज। ये हमें 9 के 9 फॉर्मूला सीखना है। चलो, एक काम करो, इसको उल्टा कर देते हैं, पहले इंडिविजुअल सीरीज की बात करते हैं, देन हम इंडिविजुअल सीरीज के लिए स्टार्ट करेंगे क्वार्टाइल्स, देन इंडिविजुअल सीरीज की डिसाइल्स, इंडिविजुअल सीरीज की परसेंटाइल। ठीक है, अब सबसे पहला काम आपके पास क्या होगा, एक सीरीज गिवन होगी इन द नेम ऑफ एक्स। ठीक है, इस सीरीज में आप कुछ भी नंबर्स कंसीडर करके चल लीजिए, आपके पास कुछ नंबर्स हो सकते हैं ठीक है, मान लो ये कोई सीरीज गिवन है। अब देखो, चाहे आप इन तीनों में से कोई भी पार्ट स्टडी करो, क्वार्टाइल, डिसाइल्स या परसेंटाइल्स का, यहाँ पर एक नोट डाल देते हैं कि एक स्टेप है जो तीनों में कॉमन है। वो स्टेप क्या है, अरेंज ऑल सीरीज इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, अगर आप ये सीरीज को अरेंज कर देते हो असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो आपके पास अरेंज्ड सीरीज कुछ इस तरीके से दिखेगी, 1 2 4 2 है। ठीक है, 7 दो बार नहीं है, नहीं 9 एक बार है, फिर 12 13, 17, ठीक है। अगर मैं कहता हूं कि मैंने ये असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया है, तो क्या मेरे पास ऑलरेडी एक मिनिमम पॉइंट और एक मैक्सिमम पॉइंट मिल चुका है।
अगर ये डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज होता, पॉइंट्स तब भी यही रहते, बस 17 पहले लिखा जाता, 1 लास्ट में लिखा जाता। ठीक है, बात आती है फर्स्ट क्वार्टाइल की। ठीक है, तो क्वार्टाइल फर्स्ट का फॉर्मूला होता है साइज ऑफ अब देखो ये जो कैपिटल एन मैंने यहाँ पर लिखा है, ये एन सभी सीरीज के लिए सेम है, बस कैपिटल एन से हम हमेशा इस्तेमाल करते आए हैं सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज, तो हम यहाँ पे कैपिटल एन यूज नहीं करेंगे। हमारी नोटेशन के अकॉर्डिंग नंबर ऑफ टर्म्स को कंसिडर किया जाता है स्मॉल एन से, तो हम यहाँ इंडिविजुअल सीरीज के लिए स्मॉल एन लिखेंगे। आगे आने वाले और फॉर्मूलाज में जहाँ पे सम ऑफ सीरीज ही इसका एक्चुअल मीनिंग होगा, वहां मैं कैपिटल एन कर दूंगा फिर। ठीक है, जनरली क्या किया जाता है कि n+1/4 लिख दिया। अब ये तीनों सीरीज के लिए सेम है, जहां पर अगर इंडिविजुअल की बात कर रहे हैं तो नंबर ऑफ टर्म्स है, डिस्क्रीट के लिए बात कर रहे हैं तो सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज है। ठीक है, तो यहाँ पर n+1/4 टर्म का साइज फाइंड करना है। इस बात का मीनिंग क्या होगा, आपके पास यहाँ पर जितने भी नंबर ऑफ टर्म्स है उसको आपने डिवाइड कर दिया 4 पार्ट्स पे, और उसके बाद जो आपका पॉइंट निकल कर आएगा उसको आप अपना फर्स्ट क्वार्टाइल पॉइंट बोल रहे हो। और इसके बाद अगर मैं बात करता हूँ क्वार्टाइल नंबर 2 की, तो वो डिफाइन किया जाता है साइज ऑफ, देखिए n+1/4 तो सेम है कि आपने डेटा था 4 पार्ट्स में डिवाइड किया, बस अब आप यहाँ पे सेकंड पार्ट को सर्च करते हो, तो आपको कई बार ऐसे देखने के लिए मिलेगा कि यहाँ पर ऐसा लिखने की जगह n+1/2 लिखा मिल जाएगा। अगर आप ये फॉर्म सॉल्व्ड इक्वेशन याद रखोगे तो ऐसे बहुत सारे नंबर्स आएंगे डिसाइल्स में, परसेंटाइल में, जो आप कंफ्यूज हो सकते हो। तो आप यहाँ पे कॉन्सेप्ट याद रखिए, 4 पार्ट्स में डिवाइड किया, पहला पॉइंट था तो 1 मल्टीप्लाइड है, ना भी लिखे तो चलेगा। सेकंड पॉइंट है तो 2 मल्टीप्लाइड है। अगर मान लो मैं क्वार्टाइल थर्ड पॉइंट की बात करता तो यहाँ पर 3 मल्टीप्लाइड है, एंड देन n+1/4 यहाँ पर एज इट इज है। ठीक है, तो अब यहाँ पर अगर फॉर्मूला हमारे पास ये गिवन है और सीरीज भी हमारे पास ये गिवन है, सबसे पहले तो मैं यहाँ पर क्वार्टाइल फर्स्ट निकालने का फॉर्मूला लिखता हूँ, जहां मुझे पहले क्या चाहिए, नंबर ऑफ टर्म्स चाहिए। नंबर ऑफ टर्म्स मेरे पास इस सीरीज में 11 है, तो मैं कह सकता हूँ क्वार्टाइल फर्स्ट इक्वल्स टू 11+1/4 टर्म। तो हमारे पास आंसर आएगा थर्ड। ठीक है, तो अब मुझे क्या करना है कि काउंटिंग करनी है। कैसे, ये फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म का आंसर मेरे पास है 4, तो मेरे पास फर्स्ट क्वार्टाइल का आंसर आ जाएगा 4। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे तो मैं टर्म काउंट करके निकाल रहा हूँ, उस टर्म पर एग्जैक्टली जो ऑब्जर्वेशन है या जो नंबर है वो 4 है। अगर मैं बात करता हूँ क्वार्टाइल नंबर सेकंड पॉइंट की, तो क्वार्टाइल सेकंड था मेरे पास 11+1 डिवाइड बाय 4 मल्टीप्लाइड बाय 2 टर्म। ठीक है, तो ये आफ्टर सॉल्यूशन क्या मैं कह सकता हूँ, सिक्स्थ टर्म ही आएगा, तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली क्वार्टाइल 2 को बोल दूंगा कि ये सिक्स्थ टर्म होगी। तो अपनी सीरीज में मुझे काउंट करना है कि सिक्स्थ टर्म कौन सी है, तो यहाँ पर 6 ही हमारी सिक्स्थ टर्म है, तो मैं यहाँ पे आंसर लिख देता हूँ 6। देन क्वार्टाइल नंबर 3 11+1/4 टर्म, तो यहाँ पे आ जाएगा 9th टर्म। तो यहाँ पे 9th टर्म है 12, तो क्वार्टाइल 3 का आंसर हो गया 12। ठीक है, और अब अगर जैसे मैंने वो बॉक्स वाले फॉर्म में लिखकर बताया था, तो मेरे पास मिनिमम पॉइंट आ जाता है 1, मैक्सिमम आ जाता है 17, क्वार्टाइल फर्स्ट पॉइंट है मेरे पास 4, क्वार्टाइल 2 पॉइंट है 6 एंड क्वार्टाइल 3 पॉइंट है 12।
ठीक है, तो जो हाफ ऑफ द पोर्शन था उसकी हमारे पास यहाँ पर समरी निकल कर आ गई है। अभी फिलहाल तो ऐसा है कि यहाँ पर लिखा हुआ है 11 टर्म्स है, 11 प्लस 1 एक इवन नंबर मिल गया तो प्रॉपरली कट हो गई वैल्यू। सपोज अगर मैं कहता हूँ कि मेरे पास कोई टर्म आ जाती, जैसे मान लो क्वार्टाइल 2 का आंसर आ जाता 8.25 टर्म, क्योंकि जरूरी नहीं है ना आपको अगर p/q फॉर्म मिल गया तो हमेशा प्रॉपर टर्मिनेटिंग नंबर मिलेगा। ऐसे केस में मुझे क्या करना है, अगर मुझे ये डिवाइड करना होगा, 8 डिवाइड इन द सेंस इस 8.25 को दो पार्ट्स में स्प्लिट करना है, तो मैं कह सकता हूँ डेसिमल की लेफ्ट एक अलग वैल्यूज है, डेसिमल की राइट अलग वैल्यू है। ठीक है, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ, एक तो 8th टर्म के साथ ऐड करना है 0.25 टर्म। अब देखो, क्या मैं कह सकता हूँ कि अगर मैं नंबर लाइन पे काउंटिंग करूं तो पहले 8 आएगा, 8 के बाद 8 में कुछ अदर इंक्रीमेंट हो रहा है, 8 के साथ कुछ इंक्रीमेंट हो रहा है इसीलिए 8.25 है। तो इंक्रीमेंट होते टाइम 8 के बाद अगली टर्म कौन सी आती है, 9th। तो क्या मैं कह सकता हूँ कि अगर मैं 9th और 8th टर्म को माइनस कर दूं, इन दोनों को माइनस करने के बाद जितनी भी यूनिट आएगा उसका 1/4 पार्ट या फिर 0.25 पार्ट पता लगा लूं, मल्टीप्लाई कर दूं, तो क्या ये मेरा एग्जैक्ट 8.25 टर्म निकल सकती है। ठीक है, तो अगर आपको कुछ इस तरीके से गिवन हो कि आपके पास 8.25 टर्म आई है, तो आपको 8th टर्म को काउंट करके ऐड करना है 0.25 प्लस जो भी नंबर लिखा है उसका एक ग्रेटर नंबर माइनस वो नंबर। जैसे यहाँ पर 8.25 में 8 नंबर था तो 8 से ग्रेटर है 9th नंबर माइनस 8th नंबर। ठीक है, बताओ सभी को क्लियर है ये चीज। एक चीज पूछनी है मेरे को, क्या इसमें भी अपन क्या ऑड एंड इवन वाला कंसेप्ट यूज करेंगे, कि हमें सीरीज को ऑड एंड इवन में हमें चेंज करना होगा? नहीं, फॉर्मूला जो लिखवाया है बस वही वैसे ही करना है, अलग से और कुछ नहीं। मतलब इसमें वो ऑड एंड इवन जो आपने मीडियन वाले में किया था वो हमें यहाँ पे अप्लाई नहीं करेंगे ना? नहीं, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट डिसाइल्स की। डिसाइल्स मींस 10 पार्ट्स में डिवाइड करना है। तो ठीक है, अगर मैं डिसाइल्स को डी से रिप्रेजेंट करता हूँ, मुझे डिसाइल का फर्स्ट पॉइंट चाहिए, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ, क्योंकि ये इंडिविजुअल सीरीज ही चल रही है तो यहाँ पे अगेन स्मॉल n प्लस 1 देन डिवाइड करना है मुझे 10 इक्वल पार्ट्स में। ये मेरे पास होगा फर्स्ट डिसाइल पॉइंट। सपोज मैं कहता हूँ मुझे चाहिए डिसाइल फोर्थ पॉइंट, तो मैंने नंबर ऑफ टर्म्स प्लस 1 को डिवाइड किया 10 टाइम्स से एंड देन फोर्थ पॉइंट के लिए फोर्थ मल्टीप्लाइड है। अगर मुझसे पूछा जाए D7 टर्म तो देन 7 इंटू n+1/10 टर्म से लेके D9 तक सेम यही कॉन्सेप्ट फॉलो करना है, 9 इंटू n+1/10 टर्म। ठीक है, सब कुछ सेम है, बस यहाँ पर n+1/4 की जगह n+1/10 आ गया। ठीक, तो हम यहाँ पर कंसिडर करते हैं, सपोज अगर यही सीरीज में कुछ और एडिशन कर दूं, अरेंज्ड ही कर देता हूँ इसको, अरेंज्ड सीरीज ही है। ठीक है, मान लो कुछ ये टर्म्स है हमारे पास। अब इसे हमें डिसाइल्स फाइंड आउट करना है। फॉर एन एग्जांपल मैं कह देता हूँ मुझे डिसाइल का 3rd पॉइंट चाहिए और डिसाइल का 7 पॉइंट चाहिए। ठीक है, तो
मिनिमम मैक्सिमम नंबर तो मिल गया, 1 मिल गया, 31 मिल गया, असेंडिंग ऑर्डर में है ये अभी, ठीक है। नंबर ऑफ टर्म्स यहाँ पर हो जाएंगी 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16 टर्म्स है, ठीक है। तो देखो अब यहाँ पर वो वाला केस आएगा कि फॉर्मूला है n प्लस 1/10 एंड देन थर्ड पॉइंट निकालना है तो 3 टर्म। तो हमारे पास नंबर ऑफ टर्म 16 थी, 16 plus 1 divide by 10 and 3 is multiplied. 1.7. तो मैं इसे कह सकता हूँ 3 into 1.7 है 5.3 आएगा। 5.1 आएगा ना? 1 आएगा। 1 आएगा 7 देखो 3 into 17/10 है ना, 17/10 को मैंने 1.7 लिख दिया। अब 1.7 को मल्टीप्लाई करने के बाद 7 3 जा 21, then 3 1 जा 3 and 2 is 5। तो यहाँ पर हमारे पास 5.1 आएगा आंसर सॉल्व करके। फाइव पॉइंट वन टर्म। अब जैसा मैंने बताया कि हमेशा हमें एग्जैक्टली टर्मिनेटिंग नंबर नहीं मिल सकता, तो इस केस में क्या होगा कि मैं इसको दो पार्ट्स में डिवाइड करूंगा। एक तो फिफ्थ टर्म चाहिए प्लस 0.1 से मल्टीप्लाई करूंगा सिक्स्थ टर्म माइनस फिफ्थ टर्म को, ठीक है। तो पहले फिफ्थ टर्म काउंट करते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ। फिफ्थ टर्म है 5 और सिक्स्थ टर्म है 6। तो 5 प्लस 0.1 6 माइनस 5, ठीक है। तो मेरे पास आंसर आएगा 5.1, यानी कि एग्जैक्ट 5.1 मेरा यहाँ पे थर्ड डिसाइल पॉइंट आया है। अब आप बोलोगे 5.1 तो सीरीज में नहीं है, लेकिन अगर आप नंबर ऑफ टर्म्स को काउंट करने लगो तो उसके अकॉर्डिंगली ये डेटा काफी छोटा है 10 पार्ट्स में डिवाइड करने के लिए, इसीलिए हम यहाँ पे डेसिमल प्लेस पे आ गए। हाँ काउंट करो आप, तो आपका जो थर्ड पॉइंट है वो इस 5 और 6 के मिडल में लाई कर रहा है, इन दोनों नंबर्स के। इसी तरीके से आपके जो मैक्सिमम नंबर्स है ना सारे पॉइंट्स में ही आएंगे, क्योंकि टोटल टर्म्स ही आपके पास यहाँ पे 16 है। 16 टर्म्स को आप 10 पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं, तो 1.6 करके आपके पास 10 पॉइंट्स होंगे, ठीक है। सेम तरीके से डिसाइड आ जाएगा। हाँ जी, ये एक बार दोबारा समझा देंगे, मेरे को समझ नहीं आया पूरा ही, लाइक यही सब डिसाइल्स वाला, ये जो भी D3 वाला किया था। रुको, कैलकुलेशन बतानी है फॉर्मूला बताना है? फॉर्मूला। देखो डिसाइल पॉइंट निकाल रहा हूँ, तो मेरे पास जितनी भी नंबर ऑफ टर्म्स हैं उसको डिवाइड कर रहा हूँ 10 पार्ट्स में, ठीक है। +1 कर दिया नंबर ऑफ टर्म्स है। अब यहाँ पे बात आती है कि आपको डिसाइल का कौन सा एग्जैक्ट पॉइंट चाहिए, फाइंड आउट क्या करना है। अगर मैं बोलता हूँ कि मुझे डिसाइल 7 पॉइंट चाहिए, तो ये टर्म मल्टीप्लाई होगी 7 से। अगर मैं कहता हूँ कि मुझे डिसाइल का थर्ड पॉइंट चाहिए, तो ये टर्म मल्टीप्लाई होगी 3 से। मुझे अगर डिसाइल का 9 पॉइंट चाहिए, तो ये टर्म मल्टीप्लाई होगी 9 से, ठीक है। तो जैसा मैंने बोला कि डिसाइल का थर्ड पॉइंट हम यहाँ कैलकुलेट कर रहे हैं, तो हमारे पास n यानी नंबर ऑफ टर्म्स यहाँ पे काउंट करो कितनी है। ये फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ ऐसे करके काउंट करो, टोटल आपके पास 16 टर्म्स आएंगी। तो अगर मैं फॉर्मूला में वैल्यूज पुट करूं तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ 3 ब्रैकेट में 16 + 1
और ये वैल्यू डिवाइड हो रही है 10 से। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास क्या आंसर आएगा, 3 मल्टीप्लाइड बाय 17 डिवाइड बाय 10। तो ये जो 17 डिवाइड बाय 10 है, जब आप डिवीजन कंप्लीट कर लोगे तो इसका आंसर होगा 3 इंटू 1.7, और जब आप इसे मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास टर्म आएगी 5.1 टर्म। ठीक है, बस यहाँ पे कैलकुलेशन अलग है, बाकी सारे कॉन्सेप्ट वही है जो इससे पिछले वाले एग्जाम्पल में पढ़े। अब क्योंकि मेरे पास सीरीज में एग्जैक्ट नंबर ऑफ टर्म्स है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, 5.1 टर्म क्या होती है वो नहीं पता, तो मैंने क्या करा कि जो भी मेरी फिफ्थ टर्म होगी उसको मैंने डिवाइड कर दिया दो पार्ट में, कि फिफ्थ टर्म प्लस 0.1 टर्म चाहिए किसकी, नेक्स्ट इसकी वाली टर्म होगी सिक्स माइनस में फिफ्थ। इसका मतलब क्या है कि अगर मेरे पास एक नंबर लाइन है कुछ इस तरीके से, और मैं बोलता हूं कि ये 1 2 3 4 यहाँ पर फिफ्थ टर्म है और इसके बाद कुछ यहाँ पर सिक्स्थ टर्म है, ठीक है, तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूँ कि 5.1 टर्म इन दोनों नंबर्स के इन बिटवीन कहीं मिडल में लाया करेगी। तो ये जो पॉइंट वाला टर्म ये निकालना चाह रहा हूँ, ये मैंने कैसे निकाला, 6 माइनस 5 कर दिया और मल्टीप्लाइड बाय 0.1। तो ये जो डेसिमल पॉइंट की वैल्यू है, एग्जैक्ट वैल्यू, वो मुझे पता चल पाएगी इस तरीके से। ठीक है, जी सर, थैंक यू। तो अब ऐसे करके और बाकी पॉइंट्स भी निकाल लेंगे। सर एक मेरा भी क्वेश्चन है एक्चुअली। बोलो बोलो। स्टार्टिंग में क्वार्टाइल वाला कराया था, तो इसमें हाँ जो आपने इसमें ऑड का एग्जांपल दिया था ना स्टार्टिंग में 8.25 वाला, लेट्स सपोजली से कि 8.25 जो टर्म है, ठीक है, हमने हाँ उसको आपने जो आगे बताया कि 8 प्लस 0.25 कर दो, ठीक है, हाँ। 9 टर्म से 8 टर्म को माइनस कर दो। हम्म सर मान लो कि 9 टर्म है मेरा, 9 और 8 टर्म है 1, तो 9 में से 8 गया तो 1 बचा। हम्म 1 की मल्टीप्लाई 0.25 से करोगे तो वही आंसर आएगा। हाँ तो सबसे सेम ही नहीं हो गया? हाँ, तो जो एग्जाम्पल आपने दिया उस एग्जाम्पल में सेम है ना। अगर मैं ऐसा मानता हूँ कि मेरी 9th टर्म पर लिखा हुआ था 15 और मेरी 8th टर्म पे लिखा हुआ था 7, तो अब यहाँ पर मुझे क्या करना है, 8.25 टर्म पता करना है। सपोज मैं 8 टर्म अगर 7 है तो मैं कैसे लिखूंगा, 7 प्लस 0.25 मल्टीप्लाइड बाय 15 माइनस 7। तो इस केस में 15 और 17 के बीच में कितना गैप है, कितना इंटरवल है, वो मेरा डिसाइड करेगा कि उसका 1/4 पार्ट या उसका 0.25 पार्ट 7 में ऐड होना चाहिए। अच्छा, ठीक है, वो तो एग्जाम्पल में यहाँ पर ऐसा हो गया कि 8th टर्म 8 है, 9th टर्म 8, 9th टर्म 9 है, 8th टर्म 8 है, ऐसा हो गया, बट ऐसा एक्चुअल में हर बार नहीं हो पाएगा। जो आपको क्वेश्चंस दिए थे उसमें अगर मैं एक एग्जांपल बताऊं तो, बस करो भाई। सपोज ये सीरीज ले लो, छोटी सीरीज भी है, नंबर भी डिफरेंट है यहाँ पर। ठीक है, मैं पहले लिख लूँ फिर बताता हूँ उसको। देखो ये सीरीज है हमारे पास। सबसे पहला काम तो अरेंज ऑर्डर में, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं इसको। ठीक है, तो फर्स्ट 12 आ जाएगा, देन
इसलिए ये 41, 48, ठीक है। तो यहाँ पर नंबर ऑफ टर्म्स है 7, ठीक है। सपोज मैं ये कहता हूँ कि मुझे डिसाइल का 7 पॉइंट फाइंड आउट करना है, तो डिसाइल 7 पॉइंट आएगा n+1/10 इंटू 7, ठीक है। तो नंबर ऑफ टर्म्स यहाँ पर 7 है, तो 7 + 1 डिवाइड बाय 10 एंड ये टर्म मल्टीप्लाई होगी 7 से, ठीक है। 5.6 टर्म हमारे पास कैलकुलेट करके आएगा। अब 5.6 टर्म का मतलब क्या है, 5th टर्म प्लस 6th माइनस 5th टर्म मल्टीप्लाई होगी 0.6 से। तो पहले तो काउंट करते हैं 5th टर्म क्या है, 5th टर्म है 41, तो 41 प्लस 0.6 ठीक है। तो ये आ जाएगा 41 प्लस, ठीक है 4.2, तो आपके पास आंसर आ गया 45.2, डिसाइल 7 का आंसर। ठीक है। बात करते हैं परसेंटाइल की। ठीक है, सेम कॉन्सेप्ट है। अगर मैं फर्स्ट पॉइंट ऑफ परसेंटाइल कैलकुलेट कर रहा हूँ तो परसेंटाइल का मीनिंग है नंबर ऑफ टर्म्स काउंट करना है +1, और मैंने इसको 100 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, तो डिवाइड बाय 100। ठीक है, सपोज अगर मुझे परसेंटाइल 23rd पॉइंट चाहिए तो 23 मल्टीप्लाइड बाय n+1/100। ठीक है, ये एग्जैक्ट टर्म ना आके ये th टर्म काउंट करनी है फिर हमें। सपोज परसेंटाइल 90 पॉइंट चाहिए तो 90 n+1 डिवाइड बाय 100 टर्म। ठीक है, तो ये भी एग्जांपल बताऊं, हो जाएगा, सेम कैलकुलेशन, सब कुछ सेम है। ठीक है, शाहरुख की जो इसमें आवाज कट गई आपकी। हेलो, आ रही है आपको? हाँ जी, हाँ जी। ये कह रहा हूँ कि अपन जो ये जो सब्जेक्ट्स में जो परसेंटाइल निकलती है वो तो इसी कंसेप्ट पे निकलती है। हाँ, ऐसे ही होता है वो जो भी। जो आते हैं परसेंटाइल पे, हाँ, जो एमबीए और जो कॉलेज इंस्टीट्यूट के रिजल्ट निकालती है, जो परसेंटेज वो परसेंटाइल पे वो इसी कंसेप्ट पे निकलती है ना। हाँ, तो सब्जेक्ट देते होंगे। दोबारा बोलो। एन टर्म भी ना, हमारी एन जो निकाल नंबर ऑफ डेटा निकालेंगे तो वो भी हमें मार्क्स होंगे एक तरीके से सब्जेक्ट के। परसेंटाइल का मतलब वो नहीं होता कि मार्क्स आउट ऑफ सब्जेक्ट निकालें। परसेंटाइल का मीनिंग होता है आपने कितने स्टूडेंट से ज्यादा स्कोर किया है। अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ कि परसेंटाइल 90 पॉइंट आता है ना, इसका मतलब आप 89 पॉइंट्स के बाद 90th पॉइंट पे एग्जिस्ट करते हो। अच्छा, ठीक है, देखो आपने जितने भी फॉर्मूलाज पढ़े ना,
सारा कुछ सेम रहेगा, बस आप यहाँ पर एक चीज़ का ध्यान देना है और इम्प्लीमेंटेशन का थोड़ा ध्यान देना है, ठीक है। देखो अगर मैं क्वार्टाइल का फर्स्ट पॉइंट कैलकुलेट करता हूँ तो यहाँ पर फॉर्मूला बस थोड़ा सा चेंज होगा, वो लिखा जाएगा n+1/4। जो n है आपकी बार ये कैपिटल N है, यहाँ पर कैपिटल N मीन्स सम ऑफ फ्रीक्वेंसी, ठीक है। और यहाँ पे TH टर्म ये एज इट इज आएगा। अगर मैं क्वार्टाइल थर्ड की बात करता हूँ तो वो हो जाएगा 3 इंटू n+1/4 टर्म। अगर मैं सपोज डिसाइल्स की बात करूं तो D फिफ्थ पॉइंट कहलाया जाएगा 5 इंटू n+1/10 टर्म, ठीक है। डिसाइल 7 होगा 7 इंटू और सेम केस कंसिडर कर रहे हैं हम परसेंटाइल के लिए, ठीक है। मान लो P97 को हम लिखेंगे 97 इंटू n+1 डिवाइड बाय 100 टर्म, ठीक है। यहाँ कैपिटल N इन सभी केसेस में सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज है। तो एक एग्जांपल लिखते हैं, उसी में ही डिसाइल, परसेंटाइल, क्वार्टाइल तीनों चीज फाइंड कर लेंगे एक एक करके, ठीक है। तो डिस्क्रीट सीरीज है, आपके पास कुछ x नंबर्स के साथ साथ कुछ फ्रीक्वेंसीज भी एसोसिएटेड होंगी, तो हम कुछ ऐसे लिख सकते हैं। देखो अब अगर आपने पहले वाले कॉन्सेप्ट अच्छे से पढ़े हैं तो आप यहाँ पर बहुत आसानी से तीनों चीजें फाइंड कर सकते हो। आप यहाँ मर्जी अपनी मर्जी से कुछ भी पॉइंट लिख लो। मान लो आपको क्वार्टाइल का 3rd पॉइंट चाहिए, आपको डिसाइल का 9 पॉइंट चाहिए, और मान लो परसेंटाइल का फॉर एग्जांपल 50 पॉइंट चाहिए, ठीक है। कोई भी नंबर आप कंसिडर कर सकते हो। आपको यहाँ पर एक कॉमन चीज है जो हर हर फॉर्मूला में चाहिए, वो है कैपिटल एन, सम ऑफ फ्रीक्वेंसी। हम यहाँ पे कैपिटल एन कैलकुलेट करने के लिए निकालते हैं लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल रहे हैं। क्यों निकाल रहे हैं वो अभी जब हम फॉर्मूला चेक करेंगे या इसका जो आंसर निकालेंगे तब पता चलेगा। लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे लिखते हैं? फर्स्ट टर्म एज इट इज, नेक्स्ट टर्म प्रीवियस सभी का एडिशन 7, फिर नेक्स्ट टर्म 7 + 4 11 46, 47, 48. ठीक है। सपोज अगर मैं क्वार्टाइल थर्ड की बात करता हूँ तो ये मुझे कहता है कि आप सम ऑफ फ्रीक्वेंसी करो +1 डिवाइड बाय क्वार्टाइल है ना, तो यहाँ पे 4 पार्ट्स में डिवाइड होगा डेटा, डिवाइड बाय 4th टर्म यहाँ पे फाइंड आउट करो। और मेरा जो कैपिटल N है उसकी वैल्यू मेरे पास आई है 49, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ कि 49 + 1 डिवाइड बाय 4 जो कि होगा 50/4, जिसको मैं कैलकुलेट करके लिखूंगा 1.25 होगा। 1.2 12.5 हाँ इंटू 3, 3rd पॉइंट है तो इंटू 3 करेंगे। ठीक है।
अब देखो यहाँ पर लिखा है 37.5 टर्म, तो अगर मैं यहाँ पर लॉजिकली एक बार रीड आउट करता हूँ अपने डेटा को, तो क्या मैं कह सकता हूँ 10 एंड 10 से कम वैल्यूज है 3, 11 एंड 11 से कम वैल्यूज है 7, 12 एंड 12 से कम वैल्यूज 12 है, 13 एंड 13 से लेसर वैल्यूज है 24, 14 एंड 14 से लेसर वैल्यू है 34, और अगर मैं बात करता हूँ 15 एंड 15 से लेसर वैल्यूज है 41। तो यानी कि ये जो 37.5 है ये इस रेंज में लाई किया होगा 34 के बाद एंड 41 से पहले। और यहाँ पर अगर ऐसा लिखा है कि 15 की फ्रीक्वेंसी 7 है, इसका मतलब 15 नंबर 7 टाइम्स रिपीट हुआ होगा। तो क्या मैं ऐसा कंक्लूड कर सकता हूँ कि ये जो 15 वाली जो रेंज है यही मेरा एग्जैक्ट क्वार्टाइल 3 पॉइंट निकल कर आएगा, क्योंकि 34 टर्म है 14, 35th टर्म होगी 15, 36 टर्म होगी 15, 37th टर्म होगी 15, 38 भी 15, 39 भी 15, 40 भी 15, 41 भी 15, 42nd टर्म 16 होगी फिर। तो क्या मैं कह सकता हूँ कि 37th टर्म मेरे पास यहाँ पर इस फ्रीक्वेंसी में लाया करती है, इस क्यूमुलेटिव में। तो जो एग्जैक्ट नंबर है वो 15 ही है। और अगर मैं कैलकुलेट करूंगा 15 प्लस 0.5 ब्रैकेट नेक्स्ट टर्म भी तो 15 ही है माइनस 15, तो ये 0.5 टर्म 0 हो जाएगी, तो मैं एग्जैक्टली सिर्फ 15 लिख सकता हूँ यहाँ पर। तो डायरेक्टली मुझे यहाँ से पता चलेगा कि जो मेरा क्वार्टाइल थर्ड पॉइंट है उसका आंसर हो जाएगा 15। 37 के बाद 38th टर्म होगी ना, 38th टर्म कौन सी रेंज में लाया करेगा इस क्यूमुलेटिव के अकॉर्डिंग, इसी रेंज में लाया करेगा, ठीक है। क्योंकि 34 तक तो 14 नंबर लिखा हुआ था, 34 के बाद और 46 से पहले सिर्फ 15 नंबर ही रिपीट हो रहा है। अगर इसी बेसिस पे यहाँ पे डिसाइल 9 की बात हम करते हैं, तो डिसाइल 9 का फॉर्मूला होगा 9 इंटू n+1 डिवाइड बाय 10th टर्म। तो क्या मैं यहाँ कह सकता हूँ n की वैल्यू 49 है, 49 प्लस 1 50, 50 बाई 10 5 हो गया, तो 9 इंटू 5th टर्म, यानी 45th टर्म मुझे पता करनी है। तो 45th टर्म इस पूरी सीरीज में क्या मैं कह सकता हूँ इस वाली रेंज में लाया करा होगा 46 के अंडर। अरे कैलकुलेट करना है ये, आप तान्या हो, अभी मैं पूछ रहा हूँ सबसे, रुक जाओ। मतलब मुझे दिखाई नहीं देगा। अंकित आप बताओ। कैलकुलेट तो कर ही सकते हो, 49 प्लस 1 50 डिवाइड 50 डिवाइड बाय 100 1/2। 0 वो भी गलत बता रहे, 0.2 कैसे आ जाएगा। हाँ बताओ, आप बताओ, हाँ बताओ बताओ। अच्छा 14 आ रहा है आपका आंसर, ये टर्म बता रहे हो, ये मतलब ये कैलकुलेट करके 14 आ रहा है।
ठीक है। बताना जरा। हाँ हाँ, आप बताओ। क्यों? अब करो, बताओ 49 + 1 क्या होगा? 50/100। 2/1 1/2 में फर्क ही नहीं होता कुछ। और अब 2/1 या 1/2 मल्टीप्लाई 50 कर दे तो क्या होगा? जब तक सॉफ्टवेयर चल रहा है ना, मजे ले लो। जिस दिन प्रोग्रामिंग स्टार्ट होगी ना, सर पकड़ के रोगे सारे। क्या तो टाइम नहीं मिलता पढ़ने का घर पे? क्यों नहीं पढ़ते फिर? रुक जाओ, रुक जाओ। सारे कोर्सेज छोड़ के डेटा साइंस, डेटा एनालिसिस चूज करने का रीजन बता सकता है कोई? कोर्सेज तो इतने सारे थे। डिजिटल मार्केटिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग, बैकएंड्स, यूआई यूएक्स, दुनिया भर के कोर्सेज हैं। सिर्फ यही क्यों? सिर्फ यही क्यों? काउंसलिंग ने बोला। बताओ। हाँ हाँ, बोलो। सिर्फ इसीलिए आपने डीए चूज किया है? फोरकास्टिंग डेटा साइंस का पार्ट है। क्यों चूज? नहीं थे क्या? पैसे थे। अच्छा, आप खुद बताओ। मैं आपको एज ए एम्प्लॉय नहीं, मैं आपको एज अ मतलब ओनर बात करता हूँ कि आप कोई हम्म, चलो एसी बनाने की कंपनी आप ओन करते हो, मैन्युफैक्चरिंग का काम है आपका, तो आप क्यों रखोगे किसी भी एम्प्लॉय को? मतलब कोई तो ऐसी मतलब एक एक स्टेप बाय स्टेप ऐसा कंडीशन होगी ना कि हाँ, ये वाला पॉइंट चेक मार्क है तो मैं पास करता हूँ, इसको रखूंगा, इसको नहीं रखूंगा। तो ऐसी क्या चीजें देख के आप रखोगे किसी भी एम्प्लॉय को, अगर आप खुद ओनर हो तो? स्किल्स का मतलब क्या होता है? बस यही स्किल्स होती है? अच्छा, वो स्किल्स में काफी अच्छा है, बट ना वो टीम लीडिंग में अच्छा है, ना वो साथ में काम करता है, ना वो मार्केटिंग में अच्छा है, और किसी चीज में अच्छा नहीं है। जो जो काम उसे करना है बस उसमें बहुत अच्छा है। मान लो कल को मैंने उसे ये बोल दिया कि आज आपको जिस भी मशीन पे आप बैठे हो, आपको ये मशीन वशीन नहीं चलानी, आप जाओ, बैंक जाना है अभी आपको, मेरा काम है करके लेकर आना है। बहुत बड़ी कंपनी नहीं है, स्टार्टअप है। हाँ, और रीजन फॉर नो? हम्म। तो इस बात के
इस बात के अकॉर्डिंगली क्या कंप्लीटली स्किल्स ही मैटर करती है फिर? हम्म। चलो मैं अभी तो फिलहाल आप सभी लोगों की स्टार्टिंग है, मैं स्किल्स के लिए उतना नहीं बोलता। मैं ये कहता हूँ कि आप, अगर आपकी बात भी मानूं कि चलो स्किल ही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, अभी के लिए ऐसा मान लो, तो कैसे डेवलप होगी स्किल? 2 घंटे इंस्टीट्यूट आके या ऑनलाइन बैठ के हो जाएगी? सिर्फ प्रैक्टिस? ट्रेनिंग, प्रैक्टिस, नॉलेज, क्या डिफरेंस है तीनों में, ट्रेनिंग, प्रैक्टिस और नॉलेज में? ट्रेनिंग और प्रैक्टिस में डिफरेंस, आप मेरे को डिफरेंस बता दो चलो। प्रैक्टिस में और ट्रेनिंग में क्या डिफरेंस? हाँ बताओ। सामने वाला क्यों बताएगा? आपको प्रैक्टिस या ट्रेनिंग में से कोई एक ऑप्शन चूज करना है। क्या क्या क्या? हाँ, अगर मैथ से क्वेश्चन दी जाती है तो वो ट्रेनिंग होती है या प्रैक्टिस होती है? तो फील्ड का कॉन्सेप्ट होगा। यही तो मेरा सवाल है कि ट्रेनिंग और वो कर दोनों काम रहा है, लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है? अगर दोनों, अगर मैंने आप सभी को मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए दिए हैं, तो आप मैथ्स की ट्रेनिंग करते हो या प्रैक्टिस करते हो या फील्ड में जाके क्वेश्चन सॉल्व करते हो? ट्रेनिंग के साथ टीम के साथ कॉप अप करना आ जाएगा कि कैसे टीम को लीड करना है। नॉट कंपल्सरी, मतलब टीम फैक्टर इंक्लूडेड नहीं है इसमें। दोबारा दोबारा बोलो, माइक पास करके बोलो दोबारा, थोड़ा माइक पास करो। पूछा कहीं से भी हो, बस जवाब उल्टा दिया है। प्रैक्टिस को ट्रेनिंग बोला है, ट्रेनिंग को प्रैक्टिस बोला है। प्रैक्टिस का मतलब होता है कोई काम जो आपको आता है, आप उसी में और ज़्यादा एक्सीलेंस हासिल करते हो। ट्रेनिंग होता है कि आपको कोई काम आता है जिसके बेस पे कुछ न्यू स्किल्स भी डेवलप कर सकते हो, कुछ नई चीज, न्यू नॉलेज भी गेन करोगे। जहाँ कंटिन्यूअस लर्निंग होती है वो ट्रेनिंग कहलाया जाता है, जहाँ कंटिन्यूअस लर्निंग नहीं होती वो प्रैक्टिस कहलाई जाती है। अगर प्रैक्टिस लेवल तक भी रह जाओगे ना तो भी नहीं हो पाएगा, मैं आज ही कहता हूँ। जितनी तेजी से टाइम आगे बढ़ रहा है, हो सकता है तुम्हारा कोर्स खत्म होते होते तक भी 2-3 ऐसी टेक्नोलॉजी आ जाए, डेटा एनालिस्ट का भी बोरिया बिस्तर बन जाए। पहले का टाइम था, लोग बोलते थे ग्रोथ नहीं है, डेवलपमेंट नहीं है। अब जानबूझ के गवर्नमेंट ने रोका हुआ है, कोई ग्रोथ नहीं आनी चाहिए। तो आप लोगों के पास टाइम है, अपनी प्रायोरिटीज सेट करो कि आपको फील्ड में, पार्क में घूमना है, क्लास में बैठना है, या रील चलाते हुए क्लास अटेंड करनी है। कोर्सेज तो रिपीटेडली चलता रहेगा ये सब।
इसके बाद से अब कुछ ऐसे पार्ट इस्तेमाल होने वाले हैं जिसका बेसिक फंडामेंटल मशीन लर्निंग में यूज़ होता है। अगर आप बेसिक कैलकुलेशन ही नहीं कर पाओगे तो ये सब चीज़ें कैसे पढ़ोगे? अगर आप आज के टाइम पे 5 मिनट भी पढ़ते हो तो उसे पहले बढ़ाओ 10 करो, फिर उसे 15 मिनट करो, फिर 20 करो। मिनिमम आप सभी को कम से कम अगर आप दिन में 2 घंटे ईमानदारी के साथ अगर पढ़ाई नहीं कर रहे, तो फिर आप नहीं कर पाओगे एक बारी में पूरा कोर्स। रिपीट करना ही पड़ेगा, चाहे कोई सा भी टॉपिक, टेक्नोलॉजी, सॉफ्टवेयर कुछ भी हो, रिपीट करना ही पड़ेगा। और पढ़ने का मतलब ये नहीं कि बस पढ़ने के लिए बोल दिया, पढ़ने का मतलब ये है कि आप जिस टाइम पढ़ रहे हो कम से कम उतना टाइम लॉयल्टी के साथ पढ़ो। उसके बाद चाहे तुम मत पढ़ो, उसके बाद कोई नहीं बोलेगा तुम्हें 2 घंटे के अलावा। क्योंकि अगर तुम्हें ट्रेनिंग पीरियड पे पहुंचना है ना, या ट्रेनिंग वाले लेवल पे पहुंचना है, तो एक बात तुम्हें समझ आ जाएगी कि सिर्फ पढ़ाई से कुछ नहीं होगा। पढ़ाई के अलावा भी अपना माइंड आपको कहीं ना कहीं एंगेज करना पड़ेगा, वरना पढ़ाई होगी बस 15-20 दिन की, और उसके बाद ऐसा हाथ छूटेगा पढ़ाई से कि दोबारा नहीं मिलेगा फिर कभी वो हाथ। अपने आप को किसी फिजिकल एक्टिविटी में एंगेज करो, अपने आप को मेंटल एक्टिविटी में एंगेज करो, पढ़ाई के लिए अलग से टाइम दो, अपनी अदर चीज़ों के लिए टाइम टेबल बनाओ, डिसिप्लिन रहो उस टाइम टेबल के लिए, पंक्चुअल रहो, और आज से स्टार्ट करो। और बाकी जिसको नहीं करना उसके लिए तो खैर ये सजेशन था भी नहीं। बचपन में टाइम टेबल इसलिए नहीं बनवाते थे कि तुम्हें याद करवाना था। वो बात अलग है कि हम जिस एनवायरनमेंट में पले बड़े हैं वहाँ एनवायरनमेंट में चीज़ें सिखाई नहीं जाती, बस थोपी जाती है। थोड़ा सा माइंड ओपन करो। कुछ ऐसे स्टूडेंट हो आप सभी में से जो सिंगल चाइल्ड है, कुछ ऐसे हैं जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है उनके ऊपर। अभी आपकी ना लगातार छुट्टी आने वाली है बहुत सारी, इसीलिए बोल रहा हूँ मैं कि ये तो छूट ही गया, इसके बाद जो टॉपिक स्टार्ट होगा उसमें पीछे कोई कमबैक है ही नहीं। वो लगातार 3 महीने फिर वही पढ़ना है। जिसको ये सारे टॉपिक समझ आ गए हैं उनके लिए क्वेश्चंस ऑलरेडी वो शेयर्ड हैं उसी वाली फाइल में। जिनको नहीं समझ आया वो एक बार स्टार्टिंग से दोबारा रिकॉर्डिंग देखो, नेक्स्ट वाली क्लास में रिपीट करो। आप में से कोई एक भी नहीं है ऐसा जो अलग से मैसेज करके बोलता हो कि एक डाउट क्लास एक्स्ट्रा चाहिए, या फिर किसी भी अलग टाइम पे एक्स्ट्रा कोई क्लास चाहिए। हाँ, छूट जाती है तो बोलते ज़रूर हो, क्लास अटेंड ही नहीं करी। रिकॉर्डिंग का मोटिव ही यही होता है कि एक आध क्लास रह गई, 15 मिनट आधा घंटा रह गया, दोबारा पढ़ना है कोई भी चीज़, वो आप रिकॉर्डिंग से कवर कर सकते हो। लगातार रिकॉर्डिंग देखने बैठोगे तो आधे बच्चे तो क्लास में ही सोते हैं, रिकॉर्डिंग की तो क्या ही बात करें। प्रैक्टिस करो इसकी, आज सिलेबस इतना ही रहने दो। चलो अब नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, क्लास सेट करते हैं, ठीक है। बोलो बोलो। हाँ बोलो। हाँ
नहीं पूरा ऑर्डर नहीं देना, वहां पे बस इतना बताना है कि जो पहली मैट्रिक्स के कॉलम है वो सेकंड मैट्रिक्स के रोज के बराबर नहीं है। आपको पूरा ऑर्डर नहीं बताना वहां पर। जैसे मान लो मेरी क्या पैरेलल पे देखो, सपोज अगर ये दो मैट्रिक्स है 1 क्रॉस 2 एंड 2 क्रॉस 3, तो आपके पास यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन सिर्फ इसीलिए पॉसिबल है कि फर्स्ट मैट्रिक्स का जो कॉलम है वो सेकंड मैट्रिक्स के रोज के इक्वल है। और अगर कोई मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन नहीं हो सकती ना, तो उसका भी यही रीजन होगा कि अगर ये m क्रॉस n है और ये p क्रॉस q है, तो रीजन सिर्फ इतना है कि पहली मैट्रिक्स का n नॉट इक्वल्स टू p है, इसीलिए मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन नहीं हो पाएगी। इसमें पूरा ऑर्डर का रोल नहीं होता, 1 क्रॉस 2 या 2 क्रॉस 3 का रोल नहीं है। ऐसा नहीं है कि 3 क्रॉस 3 पहली भी हो, दूसरी भी सेम वैसी ही हो 3 क्रॉस 3 तभी हो, ऐसा नहीं होगा। ये दोनों मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन भी हो सकती है। हाँ हाँ हाँ, मान लो 1 क्रॉस 3 है। हाँ, तो नहीं होगा मल्टीप्लिकेशन, क्योंकि जो फर्स्ट मैट्रिक्स के कॉलम है वो सेकंड मैट्रिक्स के रोज के अनइक्वल है। अनइक्वल है इसीलिए मल्टीप्लिकेशन प्रोसेस नहीं हो सकता। एक और दूसरी नहीं, ए मैट्रिक्स का कॉलम नॉट इक्वल्स टू बी मैट्रिक्स के रोज, क्योंकि मुझे मल्टीप्लिकेशन ए मल्टीप्लाई बाय बी करनी थी इसलिए। हाँ जी, कैपिटल एन। हाँ, कैपिटल एन का मतलब सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज है। क्या? हाँ, सिलेबस आज इतना ही है। पहले इतना पढ़ो अच्छे से, उसके बाद आगे कंटिन्यू करते हैं। सही है। डिसाइन ये आप मेरे को कैलकुलेट करके बताओगे, नेक्स्ट क्लास में सबसे पूछूंगा मैं। ठीक है, चलो। हाँ, बोलो बोलो। क्या करना है? वीडियो ट्रिम का कोई ऑप्शन नहीं है, वो पोर्टल पे अपलोड होती है। हाँ, अब कुछ लोगों को घर बैठे भी तो मोटिवेशन मिले।